नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री यानी ब्रिज कोर्स, जिसे हम N-1 सामग्री के नाम से भी जानते हैं, तो इसके अंतर्गत कक्षा 8 विषय विज्ञान का अध्याय 14 विद्युत धारा और उसके प्रभाव की कंसेप्ट के बारे में हम संक्षिप्त जानेंगे। उसके पश्चात इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का हम प्रयास करेंगे। यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है और अर्धवार्षिक परीक्षा के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। देखिए, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी है ना। इलेक्ट्रिसिटी का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है, आप जानते ही हैं। इसके बिना हमारा जो दैनिक जीवन है वह पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। अब देखिए, विद्युत अवयव कौन कौन से कहलाते हैं। तो विद्युत जो अवयव होते हैं यानी इलेक्ट्रिसिटी एलिमेंट, उसके अंतर्गत आता है विद्युत सेल, विद्युत बल्ब, स्विच है ना, जिसे हम कुंजी भी कहते हैं, बैटरी, अमीटर, वोल्टामीटर, संयोजी तार का उपयोग विद्युत परिपथ को पूर्ण करने में होता है और इन सब को हम कहते हैं विद्युत अवयव। ठीक है ना। अब जब इन विद्युत अवयवों का परस्पर संयोजन हम कर देते हैं, यानी आपस में जब जोड़ देते हैं, तो वह कहलाता है विद्युत परिपथ, है ना। अब विद्युत परिपथ जो होता है, एक होता है सतत और एक होता है बंद। ठीक है ना। अब विद्युत जो अवयव प्रतीक हैं वो इस प्रकार से होते हैं कि देखिए, आपने देखा होगा कि विद्युत सेल को इस प्रकार से दर्शाया जाता है रेखा चित्र के माध्यम से, विद्युत बल्ब को इस प्रकार से, स्विच ऑन की स्थिति इस प्रकार से, स्विच ऑफ की स्थिति ऐसे, और बैटरी यानी जब एक से अधिक विद्युत सेलों को आपस में जोड़ा जाता है ना, तो इस प्रकार की जो युक्ति होती है उसे हम कहते हैं बैटरी। ठीक है ना, उसमें एक से अधिक सेल जुड़े होते हैं। संयोजी तार इस प्रकार से इसका जो प्रतीक है उपयोग में लाया जाता है, और ये अमीटर है और ये वोल्टामीटर है। ठीक है। अब देखिए, जब विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है, परिपथ पूर्ण होता है, जिसे हम कहते हैं बंद परिपथ। अब यहाँ ध्यान रखना है इसका, है ना। बंद परिपथ में विद्युत धारा सतत रूप से प्रवाहित होती है और जो बल्ब होता है या अन्य उपकरण होते हैं वे क्या होते हैं, चालू हो जाते हैं। यानी बल्ब यदि है तो वो दीप्त हो जाता है, दीप्त ने जलना प्रारंभ हो जाता है, जिसको कहते हैं साधारण बोल रहा है बल्ब जल रहा है ना, बल्ब जल रहा है, जलना नहीं हो, दीप्त होता है ना। ठीक है। और बंद, जब कुंजी बंद होती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद हो जाती है। ठीक है। तो अब स्विच ऑन जब होता है तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो धन टर्मिनल होता है ना, धनात्मक टर्मिनल, वह ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ करके परिपथ को पूर्ण करता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं चित्र में, है ना, इसे हम कहते हैं बंद विद्युत परिपथ। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये जो कुंजी है यानी स्विच है, ये क्या है, चालू है, ऑन स्थिति में है ना, स्विच ऑन स्थिति में है। ये एमीटर का चिन्ह है, ये आपका विद्युत बल्ब है और ये आपका हो गया सेल हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है और कुंजी है, इसको देखो ऑन की स्थिति में क्या हुआ है, तो ये बल्ब क्या है, यह प्रदीप्त हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अब खुला जो परिपथ होता है उसमें क्या होता है कि जिस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है यानी वह अपूर्ण होता है, तो ऐसे परिपथ को हम कहते हैं खुला परिपथ। इसमें क्या होता है कि जो स्विच होता है वह खुली स्थिति में दिखाई देता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, है ना। ये अब इसमें क्या होता है कि जो धन टर्मिनल होता है प्लस वाला, वह माइनस टर्मिनल से अलग होता है। जी देख रहा ना, ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, तो ये माइनस वाला यहाँ से यहाँ तक इसकी विद्युत धारा प्रवाहित होती है और प्लस वाले की यहाँ से यहाँ तक। जब ये स्विच ऑन हो जाता है ना, तो क्या होगा, ये परिपूर्ण जो विद्युत परिपथ है ये पूर्ण हो जाता है और ये जो बल्ब है यह प्रदीप्त हो जाता है। ठीक है ना, इस प्रकार से। अब बैटरी जो होती है वो क्या होती है, जब एक से अधिक
विद्युत सेलों को जोड़ दिया जाता है तो ऐसे संयोजन को हम कहते हैं बैटरी। जोड़ना मतलब संयोजित करना, कनेक्शन करना, ठीक है ना। अब ये इसका उपयोग कहाँ होता है? देखिए बैटरी का उपयोग होता है एक तो ट्रांजिस्टर में होता है, क्योंकि ट्रांजिस्टर में एक से अधिक जो है बैटरी लगती है, सेल लगते हैं, है ना। जब एक से अधिक सेल लगे मतलब वो बैटरी कहलाती है। रेडियो में, खिलौनों में, टीवी, एसी, कार आदि का जो रिमोट होता है तो रिमोट कंट्रोल में भी इस युक्ति का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब विद्युत सेल को बैटरी में बदलना, तो जब एक से अधिक विद्युत सेलों को क्षमता बढ़ाने के लिए आपस में प्लस टर्मिनल एवं माइनस टर्मिनल के क्रम में जोड़कर बैटरी में बदला जा सकता है। यानी प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से जोड़ते हुए हम इस क्रम को आगे ले जाते हैं तो वह बैटरी उतनी ही अधिक क्षमता वाली बन जाती है। अब बात आती है विद्युत के सुचालक और विद्युत के कुचालक, यानी ऐसे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है उन्हें हम कहते हैं विद्युत सुचालक। यानी विद्युत सुचालक कौन कहलाएंगे? सभी प्रकार की धातुएं। धातु में क्या हो गया? लोहा, पीतल, तांबा, एल्यूमिनियम, है ना, चांदी, ये सारी धातुएं हैं और सभी की सभी जो है विद्युत की सुचालक होती है। मनुष्य का शरीर ये भी विद्युत का सुचालक है। जल, है ना, ये भी विद्युत का सुचालक होता है। अब कुचालक में होता है क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उन्हें हम कहते हैं विद्युत कुचालक, जैसे लकड़ी, रबर, प्लास्टिक, है ना, आदि। अब इसके बाद आता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अब क्या होता है? जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है, तप्त यानी गर्म हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। और इस तापीय प्रभाव का हम दैनिक जीवन में कई बार उपयोग करते हैं और उन्हें आपने देखा भी होगा, जैसे ठंड के समय में कमरों को गर्म करने के लिए लगाया जाता है रूम हीटर, ये तापीय हो गया। उसके अंदर जो तार होते हैं, है ना, वे क्या हो जाते हैं? तप्त हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा खाना बनाने वाले विद्युत तापक जिन्हें हम विद्युत हीटर कहते हैं, है ना, और बोलचाल भाषा में उनको बोल देते हैं सिगड़ी, ठीक है, उसे हम कहते हैं विद्युत हीटर। उसमें जो तार लगा रहता है, एलिमेंट्स लगा रहता है, वह तप्त हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसी प्रकार से पानी गर्म करने वाली जो विद्युत राड होती है जिसे हम कहते हैं इमर्शन राड, है ना, लंबी सी होती है, इमर्शन राड होती है, इसका उपयोग भी पानी गर्म करने के लिए किया जाता है। फिर आती है विद्युत इस्त्री, यानी इसको हम प्रेस कहते हैं बोलचाली भाषा में, है ना, वो भी तापीय प्रभाव उसमें होता है उत्पन्न। हेयर ड्रायर होता है ना, ठीक है, गीजर जिसमें पानी में गर्म करते हैं। विद्युत केतली भी होती है चाय बनाने के लिए। माइक्रोवेव और इंडक्शन प्लेट, ये सभी विद्युत तापीय उपकरण के उदाहरण हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा एलईडी लैंप, है ना, एलईडी, है ना, इसका उपयोग क्या करते हैं कि जो प्रदीप्त लैंप होते हैं जिनका पहले था CFL के स्थान पर इनका उपयोग किया जाता है ना। पहले साधारण बल्ब थे, फिर क्या आई थी? CFL आई और अब आई एलईडी। एलईडी से विद्युत का बहुत कम खपत होती है और क्या होती है? इसकी विद्युत दक्षता भी अधिक होती है। यदि लाइट कम होगी यानी पावर कम होता है तब भी इसका प्रकाश बराबर रहता है, ठीक है ना। तो इससे दो फायदे होते हैं। एक तो क्या होता है कि कम लाइट में भी ये प्रकाश अच्छा देती है, यानी ये विद्युत दक्ष होती है। दूसरा इसका फायदा ये है कि विद्युत का यह उपयोग कम करती है, जिससे क्या होता है कि रीडिंग कम बनती है, यानी यूनिट कम बनते हैं, और यूनिट कम बनेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमारा बिजली बिल भी कम आएगा। अब देखिए, जो विद्युत उपकरण हम खरीदते हैं वे होना चाहिए ISI मार्क का होना चाहिए, है ना, यानी इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा जो मानक तय किए गए हैं उन मानक पर जो खरे उतरते हैं प्रोडक्ट, उन्हें जो है ISI मार्क का प्रदान किया जाता है, ठीक है। ये दर्शाता है कि ये जो मतलब उपकरण हैं ये मानक संस्थान द्वारा तय किए गए मानकों को, मानक के जो मापदंड होते हैं उनको पूरा करते हैं, ठीक है ना। अब फ्यूज होता है। फ्यूज क्या होता है? एक विशेष पदार्थ का बने तार का उपकरण होता है जो विद्युत परिपथ में जुड़ा रहता है। अब इसमें क्या होता है कि जब विद्युत उपकरणों में क्षमता से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है तो ये तार पिघल जाता है और विद्युत परिपथ टूट जाता है, विच्छेदित हो जाता है। इससे क्या होगा? इससे ये होता है कि जो महंगे उपकरण होते हैं हमारे, उनकी सुरक्षा हो जाती है, ठीक है, और उनमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। एक होता है MCB,
ये क्या कहता है, लघु परिपथ विच्छेदक होता है। इसका आजकल उपयोग करते हैं फ्यूज के स्थान पर। इसमें क्या होता है कि जब विद्युत परिपथ में विद्युत धारा सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाती है तो यह स्विच अपने आप ही बंद हो जाता है, फिर उसको पुनः ऑन करना पड़ता है, जिससे कि परिपथ पूरा हो जाता है। इससे ये होगा कि जब विद्युत धारा की मात्रा बढ़ जाती है तो ये ऑफ हो जाता है और हमारे जो उपकरण हैं वे सुरक्षित रह जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिएगा कि ये हमने देखा है। अब विद्युत धारा का एक होता है चुंबकीय प्रभाव होता है। इसमें क्या होता है कि जब किसी भी सुचालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। इसे हम कहते हैं विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। और जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करना बंद कर देते हैं तो उसका चुंबकीय प्रभाव भी बंद हो जाता है। जैसे होती है विद्युत घंटी, है ना। विद्युत घंटी में हम यही स्विच ऑन करते हैं तो घंटी का ठोका होता है, वो बजना शुरू हो जाता है घंटी, है ना। तो घंटी में क्या होता है, विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से जो क्रेनें होती हैं, है ना, उनमें भी विद्युत चुंबकीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत कुंडली जो है चुंबक की भांति व्यवहार करती है, और जब विद्युत धारा का प्रभाव समाप्त हो जाता है तो उस कुंडली का चुंबकत्व भी समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार के विद्युत के प्रभाव से जो चुंबक बनता है उस चुंबक को हम कहते हैं विद्युत चुंबक। तो इसका उपयोग हम क्या करते हैं कि ज़्यादातर जो लोहे की खदानें होती हैं वहाँ पर इनका उपयोग किया जाता है, लोहे के कणों को या लोहे को मतलब बाहर करने के लिए। मिट्टी में से या अन्य जो पदार्थ होते हैं उसमें जो लोहे के कणों को बाहर करते हैं तो वहाँ पर विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। तो चलिए ये संक्षिप्त जानकारी बाद में हम अब कर लेते हैं अभ्यास वर्कशीट। प्रश्न पहला है, विद्युत चालक एवं विद्युत रोधी पदार्थों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा, वे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है विद्युत सुचालक कहलाते हैं। जैसे धातुएं, अब धातु के अंदर लोहा, तांबा, पीतल, एल्यूमिनियम, ये सभी आ गई है। ठीक है ना। और ये सभी जो है विद्युत के सुचालक होती हैं। इसके अलावा मानव शरीर और जल आदि। ठीक है ना। अब वे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है ना, उन्हें हम कहते हैं विद्युत रोधी या विद्युत कुचालक। जैसे रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी आदि, ये सभी क्या हो गए, विद्युत के कुचालक होते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश से क्या अभिप्राय है, इनकी सहायता से विद्युत परिपथ को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर होगा, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं विद्युत आवेश कहलाता है। और विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आवेश, दूसरा होता है ऋण आवेश। विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को हम विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं, इन्हें प्रतीकात्मक रूप में कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, विद्युत सेल में जो है ना, विद्युत सेल में दो टर्मिनल होते हैं। कितने टर्मिनल होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं, जिन्हें धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल यानी प्लस टर्मिनल और माइनस टर्मिनल के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अपने आसपास उपयोग किए जाने वाले ऐसे उपकरणों की सूची बनाइए जो विद्युत सेल से चलते हैं। तो देखिए, घड़ी, टार्च, कार्डलेस माइक तथा टीवी, कार, एसी, खिलौने आदि के रिमोट में विद्युत सेल का उपयोग किया जाता है। अब पांचवा प्रश्न है, विद्युत सेल से विद्युत कैसे प्राप्त होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है को, है ना, जो कि गलत है, क्योंकि विद्युत सेल को विद्युत कैसे प्राप्त होगी भैया, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ सही क्या हो जाएगा कि विद्युत सेल से, यहाँ से आएगा, है ना, विद्युत सेल से विद्युत कैसे प्राप्त की जाती है, यहाँ पे क्या आएगा, से आएगा। ठीक है ना। तो विद्युत सेलों में संचित रासायनिक पदार्थों में रासायनिक ऊर्जा होती है ना। विद्युत सेलों में जो संचित रासायनिक पदार्थ होता है ना, उसमें जो है रासायनिक ऊर्जा होती है, और यही रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में सेल के द्वारा परिवर्तित की जाती है।
अगला प्रश्न है, विद्युत सेल का विद्युत बैटरी की तरह उपयोग करने के लिए कौन सी युक्ति उपयोग में लाई जाती है? विद्युत सेल का विद्युत बैटरी की तरह उपयोग करने के लिए आपस में प्लस टर्मिनल एवं माइनस टर्मिनल के क्रम में जोड़ा जाता है, यानी एक प्लस टर्मिनल, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इस क्रम में जो है हमें जोड़ना होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह की दिशा किस ओर से शुरू होती है? इसका उत्तर हो जाएगा, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा धनात्मक यानी प्लस टर्मिनल से ऋणात्मक यानी ऋण टर्मिनल की ओर होती है ना, धन से ऋण की ओर होती है। अगला प्रश्न है, घरों में उपयोग किए जाने वाले विद्युत उपकरणों के तार पर प्लास्टिक का आवरण क्यों चढ़ाया जाता है? देखिए क्यों चढ़ाया जाता है, क्योंकि प्लास्टिक का आवरण विद्युत का कुचालक होता है, जिससे करंट लगने का खतरा नहीं रहता है और हम विद्युत आघात से बच जाते हैं। अभ्यास वर्कशीट नंबर 2 का प्रश्न नंबर 1, बिजली का काम करने वाले व्यक्ति अपने हाथों में रबड़ के दस्ताने क्यों पहनते हैं? क्योंकि रबड़ विद्युत का कुचालक होता है, जिससे विद्युत आघात का खतरा नहीं होता। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के बंद परिपथ का चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। अब देखिए ये बंद परिपथ है, यहाँ पर ये स्विच जो है ये चालू है, स्विच ऑन है, तो इसे हम कहते हैं बंद परिपथ। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ये जो बल्ब है ये दीप्त हो जाता है ना, इसको हम कहते हैं चालू भाषा में कि बल्ब जलने लग गया, जलता नहीं हो, दीप्त होता है विज्ञान की भाषा में, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर है कि परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, उसका चित्र एवं परिभाषा बताइए। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है आपका खुला परिपथ, ये स्विच ऑन ऑफ है, ये स्विच ऑन है। तो ऐसी कंडीशन क्या होगा कि ये बल्ब नहीं जलेगा जब तक इस स्विच को हम ऑन नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से क्या अभिप्राय हैं? ऐसे उपकरणों के नाम लिखिए जहां विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। आंसर, जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है, मतलब गर्म हो जाता है, इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। जैसे रूम हीटर, विद्युत हीटर, इस्त्री मतलब प्रेस, गीजर, माइक्रोवेव, इंडक्शन प्लेट आदि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के उपकरण हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव उदाहरण देकर सचित्र स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर किसी सुचालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है, इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये चित्र के माध्यम से हमें दर्शाया गया है कि यहाँ पर एक आप स्क्रू ले सकते हैं या ब्रेंजी ले सकते हैं, जिसे हम कील भी कहते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ से वायर जोड़ करके और एक वायर नीचे जोड़ करके, ठीक है ना, और इसके आसपास क्या है कि तांबे का तार लपेटा जाता है, ठीक है। तो जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो ये जो लोहे की कील है यह चुंबक की भांति कार्य करने लगती है, और नीचे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो अल्पिन होती है ना, वे इसे चिपक जाती है, ठीक है ना। तो इसके जो कील होती है, स्क्रू होता है, इसके आसपास जो है हम तांबे का तार लपेट देते हैं और कुंडली बना करके, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज बनाने में विशेष पदार्थ के तार का उपयोग क्यों किया जाता है? यह हमारे विद्युत उपकरणों के लिए क्यों लाभकारी हैं? अब क्यों लाभकारी है? क्योंकि विद्युत उपकरणों में क्षमता से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर यह तार पिघल जाता है एवं परिपथ टूट जाता है। अब परिपथ टूट जाएगा, बिजली बंद हो जाती है और महंगे विद्युत उपकरणों की सुरक्षा हो जाती है, ठीक है ना। इसलिए हम क्या करते हैं
क्या हमारे घर में विद्युत फ्यूज लगाते हैं। अगला प्रश्न है लघु पथन या शॉर्ट सर्किट को समझाइए। विद्युत परिपथ में क्षमता से अधिक विद्युत धारा प्रभाव से या तारों के परस्पर सीधे संपर्क में आने से, तारों के टूट-फूट या विद्युत रोधन हटने से, एक से अधिक उपकरणों को एक सॉकेट में जोड़ने से फ्यूज का तार जलकर नष्ट हो जाता है एवं विद्युत परिपथ खुल जाता है। इसे लघुपतन या शॉर्ट सर्किट कहते हैं। ठीक है ना। अब शॉर्ट सर्किट क्या होता है कि वो जब सीधे तार मतलब जुड़ जाते हैं या इनमें टूट फूट हो जाती है और वो मिक्स हो जाते हैं, है ना, या विद्युत रोधन हट जाता है, या क्या होता है कि एक ही सॉकेट पर हमने बहुत सारे विद्युत उपकरण लगा दिए गए हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि फ्यूज का तार वो जलकर नष्ट हो जाता है और विद्युत परिपथ खुल जाता है, विद्युत बंद हो जाता है। इसे हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट। अगला होता है दर्शाए गए विद्युत परिपथ में यदि बल्ब का तंतु टूट जाए तो बल्ब दीप्त होगा या नहीं, कारण बताइए। अब यहाँ चूंकि एक चित्र होना चाहिए था प्रश्न के अनुसार, लेकिन चित्र नहीं है, तो उसको हम ये देख लेते हैं कि बल्ब यह लगा हुआ है ना, और उसका तंतु टूट जाता है तो बल्ब दीप्त नहीं होगा, क्योंकि बल्ब का तंतु टूट जाने से विद्युत परिपथ जो है पूर्ण नहीं होगा। वो क्या होगा, खुला परिपथ बन जाता है, और खुला परिपथ में बनने से बल्ब दीप्त नहीं होगा, यानी साधारण भाषा में बात करें तो बल्ब जलेगा नहीं। ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो यह है कि घरों में एलईडी बल्ब का उपयोग करना क्यों समझदारी है, स्पष्ट कीजिए। एलईडी बल्ब विद्युत का कम उपयोग करते हैं, है ना, परिणाम स्वरूप बिजली की बचत होती है और बिजली का बिल अपेक्षाकृत कम आता है। इसलिए जो है घरों में एलईडी बल्ब का उपयोग करना समझदारी का कार्य है। प्रश्न क्रमांक 9, निम्न के पूर्ण नाम लिखिए, है ना। तो ISI इसका जो फुल फॉर्म होता है वह द इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, यानी भारतीय मानक संस्थान। यदि आप इंग्लिश में नहीं लिख पाएँ तो हिंदी लिखेंगे तब भी सही माना जाएगा, लेकिन यह पूर्ण ज्ञान देने के लिए हमने ये इंग्लिश में लिख दिया है ताकि आपको याद रहे कि ISI का फुल फॉर्म क्या होता है, सिर्फ हिंदी में नहीं इंग्लिश में भी याद रहे। LED इसका फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, यानी प्रकाश उत्सर्जक डायोड। MCB मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, यानी लघु परिपथ विच्छेदक। ठीक है ना, ये नाम आपको याद होना चाहिए। अब हम कर लेते हैं प्रोजेक्ट कार्य। अब देखिए प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत यह दिया हुआ है, एक समान दूरी तय करने पर निम्नलिखित यातायात के साधनों द्वारा ऊर्जा की खपत, ऊर्जा पर होने वाले व्यय मतलब खर्च, एवं इनसे उत्पन्न होने वाले गैस उत्सर्जन का विश्लेषण यहाँ दिया गया है। दूरी दी गई है किलोमीटर में, 120 किलोमीटर है, और जो हमारे यातायात के साधन हैं वे हैं इलेक्ट्रिक कार हैं, पेट्रोल कार हैं, डीजल कार हैं और CNG कार हैं। इनका आपस में तुलनात्मक अध्ययन किया गया है कि इलेक्ट्रिक कार यूज करते हैं तो हमें 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में 12 यूनिट खर्च करना पड़ते हैं। यदि 1 यूनिट का हम कीमत मान लेते हैं 7 रुपया, तो यह 84 रुपये हमें लागत आती है। इसी प्रकार से 120 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए यदि पेट्रोल कार का हम उपयोग करते हैं तो अनुमानित हमें 10 लीटर पेट्रोल जो है लगेगा, जिसकी कीमत 95 रुपये पर लीटर के हिसाब से देखते हैं तो 950 रुपये होती है। इसी प्रकार से डीजल कार में 9 लीटर डीजल लगता है, जिसकी कीमत 85 रुपया है और कुल कीमत हो जाती है 765 रुपया है। CNG कार में 8 किलोग्राम CNG गैस लगेगी, जिसकी कीमत 60 रुपये हिसाब जोड़ते हैं तो 480 रुपये होता है। और हम यदि बात करें गैसीय उत्सर्जन की, तो देखिए गैसीय उत्सर्जन में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक कार है इसमें सबसे कम जो है गैस का उत्सर्जन होता है, उसके बाद में CNG कार में, और उससे ज़्यादा होता है पेट्रोल कार में, और उससे ज़्यादा होता है डीजल कार में। यानी डीजल कार में क्या होता है कि गैसीय उत्सर्जन सबसे अधिक होता है।
जिससे कि वातावरण में वायु प्रदूषण बढ़ जाता है। चलिए अब इसको देख करके हम जो है जो नीचे प्रश्न उत्तर हैं उनको हल करेंगे। उपयुक्त में सबसे अधिक एवं कम लागत वाली यात्रा किस यातायात के साधन द्वारा संभव है? यानी सबसे अधिक पैसा किस में खर्च हो रहा है और सबसे कम पैसा किस में खर्च हो रहा है। तो देखिए इलेक्ट्रिक कार से क्या है, यात्रा करना सस्ता होगा और प्रदूषण रहित होगा, और पेट्रोल कार से जो है यात्रा करना महंगा होता है, यानी इसकी लागत सबसे अधिक लगती है। ठीक है ना। अब देख रहे हैं यहाँ पर ये 950 रुपया है। अगला प्रश्न है, उपयुक्त में सबसे कम एवं सबसे अधिक गैस उत्सर्जन किस यातायात के साधन द्वारा हो रहा है? ठीक है ना। तो देखिए सबसे कम जो है गैस उत्सर्जन हो रहा है इलेक्ट्रिक कार द्वारा। हम देख रहे हैं कि एक जो है किलोग्राम CO2, ठीक है, और सबसे अधिक जो गैस उत्सर्जन हो रहा है वो डीजल कार द्वारा हो रहा है, वो 4 किलोग्राम। ठीक है ना, इस प्रकार से। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या उपाय अपनाएंगे? देखिए वायु प्रदूषण आज के ज़माने की बहुत बड़ी समस्या हो गई है। अब जिसे कम किया जा सकता है, ख़त्म तो कर नहीं सकते हैं, तो इसका उपाय ये है कि अभी इलेक्ट्रिक कार मतलब लॉन्च हुई है, इलेक्ट्रिक कार भी हुई है, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल भी हुई है ना। तो जो इलेक्ट्रिक वाहन है तो इलेक्ट्रिक से चलने वाले वाहनों का उपयोग करना, इससे वायु प्रदूषण कम हो जाएगा। दूसरा ये है कि CNG गैस से चलने वाले वाहनों का उपयोग करना, इससे भी प्रदूषण बहुत कम होता है। इसके अलावा सबका जो तोड़ क्या है वह है प्रतिवर्ष वृक्षारोपण करना, अपने जन्म दिवस पर कम से कम एक पौधा लगाना और लगाने के बाद उसकी सुरक्षा भी करना। इसके अलावा क्या है कि डीजल से चलने वाले वाहनों का उपयोग कम करना, यानी जैसे डीजल कार है इसके स्थान पर हम पेट्रोल कार का यूज़ करें, और पेट्रोल कार का यूज़ कर रहे हैं तो CNG कार का यूज़ करें, और उसका यूज़ कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक कार की ओर हम आगे बढ़ें। इससे हम जो है वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। चलिए इसके अलावा अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं कि उपयुक्त में से पर्यावरण में वायु प्रदूषण आधारित समस्या किस यातायात के साधन द्वारा हो रही है? इसे आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम मतलब कम से ज़्यादा की ओर। तो सबसे कम जो वायु प्रदूषण होता है वो होता है इलेक्ट्रिक कार होता है ना, फिर CNG कार, पेट्रोल कार, और सबसे ज़्यादा होता है डीजल कार। ये बढ़ते क्रम में है। ठीक है ना, ये इस प्रकार हम चिन्ह भी लगा सकते हैं, है ना, ये ऐसे। अगला प्रश्न है, उपयुक्त में से कौन सा यातायात का साधन पर्यावरण हितैषी है? तो हम देख रहे हैं कि उपयुक्त में से इलेक्ट्रिक कार जो होती है वह पर्यावरण हितैषी है, क्योंकि इसमें गैस उत्सर्जन बहुत कम होता है, नहीं के बराबर होता है ना, और परिणाम स्वरूप क्या होगा कि वायु प्रदूषण नहीं होगा। तो इसलिए इसे हम कह सकते हैं पर्यावरण हितैषी। अगला प्रश्न है, क्या जनसंख्या वृद्धि भी वायु प्रदूषण का कारण है? अपना विचार व्यक्त कीजिए। तो जी हाँ, वायु प्रदूषण का एक कारण जनसंख्या वृद्धि भी है। जनसंख्या वृद्धि होने से वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, अपने माता पिता या बड़े भाई बहन की सहायता से पिछले साल के ऊर्जा बिलों को इकट्ठा करें और माहवार बिलों के आंकड़े को तालिका में भरें एवं विश्लेषण करें। तो देखिए यहाँ पर हमने बताया है कि जनवरी माह में जो बिल आया था उसमें 50 यूनिट की विद्युत खपत हुई थी और जिसका बिल लगभग 200 रुपये था। इस प्रकार से हर महीने का हमने यहाँ पर जो है लिखा हुआ है ना। ये फरवरी में 50 यूनिट है, रुपया है 200। मार्च महीने में 58 यूनिट खर्च हुई है और बिल 232 रुपये का है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि सारे महीनों का हमने यहाँ पर इकट्ठा किया हुआ है। अब इस सारणी के आधार पर नीचे जो प्रश्न आ रहे हैं उनके हमें उत्तर देना है। अब ये जो आंकड़े आपके अलग हो सकते हैं, है ना, तो उसके अनुसार आपको जो है क्या करना है कि नीचे लिखे प्रश्न के उत्तर देना है। देखिए पहला जो प्रश्न ये है, किस किस माह में ऊर्जा बिल भार ज़्यादा व्यय वाले हैं, वे मतलब खर्च वाला, तथा किस किस महीने में ऊर्जा बिल कम व्यय वाले हैं, मतलब किस में ज़्यादा बिल आया है और किस महीने में कम आया है। तो देखिए हम यह सारणी देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि भैया ये देखिए अब यहाँ पर मई और जून महीने में, है ना, देखिए मई और जून महीने में ये देखिए
बिल ज़्यादा आया है, देख रहे हैं आप, सबसे ज़्यादा बिल आया है। और सबसे कम बिल कब आया है ना, नवंबर दिसंबर और जनवरी महीने में सबसे कम बिल आया है 200 रुपये का, ठीक है ना। तो हमने यहाँ लिख दिया है कि मई जून महीने में ऊर्जा बिल ज़्यादा व्यय वाले हैं तथा दिसंबर जनवरी फरवरी में है ना ऊर्जा बिल कम व्यय वाले हैं। अब इसके बाद में अगला प्रश्न है, यह पता लगाने की कोशिश करें कि जिन महीनों में ऊर्जा बिल अधिक आया है उसका क्या कारण है। भाई ऊर्जा बिल अधिक क्यों आया है, देखिए उसका कारण ये है कि मई जून महीने में गर्मी अधिक होने से हम कूलर, पंखे, एसी आदि का ज़्यादा उपयोग करते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है, ऊर्जा बिल अधिक आता है क्योंकि इसमें अधिक यूनिट की खपत होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, विभिन्न तरीकों से पता लगाएं अपने ऊर्जा बिल भार की लागत को आप कैसे कम कर सकते हैं। तो देखिए ऊर्जा बिल कम करने का एक ही तरीका होता है। सबसे पहले होता है कि बिजली की उपयोग हम कम से कम करें। दूसरा क्या होता है, घर के अंदर एलईडी बल्बों का अधिक से अधिक उपयोग करें, है ना, मतलब साधारण बल्ब के स्थान पर हम क्या करें, एलईडी बल्ब का उपयोग करें। दूसरा है, अनावश्यक रूप से बिजली का उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिस कमरे हम नहीं है, बैठे भी नहीं है, वहाँ पंखा चल रहा है, लाइट जल रही है ना, टीवी चल रही है, तो जब उसको ज़रूरी हो, जब उसका हम उपयोग कर रहे हों तभी उसको स्विच ऑन करें, बाकी हम क्या करें, स्विच ऑफ कर दें। इससे भी जो है बिजली की खपत कम होगी। अब बिजली खपत कम होगी तो हमारा बिल भी कम आएगा। उसके बाद वही बात है कि ज़रूरत अनुसार ही बिजली उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। आवश्यकता नहीं है तो कोई मतलब नहीं इसको उपयोग करने से। आगे हम चलते हैं, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के अन्य स्रोतों के नाम लिखिए। देखिए अब आपके से तापीय बिजली प्राप्त हो रही है ना, हाइड्रो से भी हमें बिजली प्राप्त हो रही है, लेकिन हमें प्रयास करना है सौर ऊर्जा के लिए और पवन ऊर्जा के लिए। जो समुद्री तट होते हैं वहाँ पर पवन ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है, और जहाँ पर मैदानी इलाके हैं, जहाँ पर सूर्य की किरणें अधिक से अधिक मिलती है, वहाँ पर सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। और अभी शासन अपने स्तर पर सौर ऊर्जा का उपयोग काफ़ी करने लगा है। और आपने देखा होगा कि रेलवे में और जितने भी बड़े बड़े शासकीय संस्थान होते हैं उनकी छतों पर जो है सौर प्लेट लगाई गई है, और रेलों में लगभग सब प्लेटें लगाई जा चुकी है। तो सौर ऊर्जा भविष्य का एक अच्छा है विद्युत स्रोत हो सकता है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा खपत कम करने के लिए आप सामान्य बल्ब का प्रयोग करेंगे या एलईडी बल्ब का। अपना विचार व्यक्त कीजिए। तो देखो भैया, ऊर्जा खपत कम करने के लिए हम एलईडी बल्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न है, ऊर्जा बचत के उपायों को दर्शाते हुए पोस्टर तैयार कीजिए। तो देखिए इस प्रकार से पोस्टर हमने तैयार किया है, तो आप भी ऐसा पोस्टर आप यहाँ पर तैयार करें, और इसको वह आसान है, आप कर सकते हैं, है ना। इसलिए यह बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पर बनाया गया है। इसके अलावा भी आप दूसरा सोच यदि कर सकते हैं, लेकिन ये तो भाई ठीक है ना। चलिए, आप कितने जागरूक हैं ये पता लगेगा इन प्रश्नों का जवाब देने से। ऐसा नहीं कि हाँ मैंने हाँ लिखा आप लिख दें। वास्तव में आपके यहाँ होता है तो हाँ लिखना है, नहीं होता है तो ना या नहीं लिखना है। देखिए, क्या आप किसी खाली जगह या अपने घर में, स्कूल में इस्तेमाल होने पर चलते उपकरण को बंद करते हैं? हाँ करते हैं, है ना। कि भाई खाली जगह है, जैसे स्कूल में आप बैठे हैं, लंच हुआ, ये छुट्टी हो गई है, पंखा चल रहा था, लाइट जल रही थी, उसको बंद करना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो यहाँ आ जाएगा। क्या आप कम दूरी की यात्रा को करने के लिए साइकिल या पैदल यात्रा का विकल्प इस्तेमाल करते हैं? हाँ। क्या आप नए बिजली के उपकरण खरीदने से पहले उसका ऊर्जा दक्षता का लेवल चेक करते हैं? हाँ। अब ऊर्जा दक्षता लेवल मतलब IS मार्क का है कि नहीं है, ISI, इधर रखना है। IS होने से तो फायदे हैं, एक तो क्या होगा, शॉक नहीं लगता है, विद्युत आघात से बचत हो जाती है। दूसरा ये होता है कि वो बिजली की खपत इसमें कम होती है। जो नॉन ISI होते हैं ना, उनमें बिजली की खपत भी ज़्यादा होती है, बिजली बिल ज़्यादा आता है, ठीक है। चलिए, क्या आपके घरों में दिन के समय ट्यूबलाइट या बल्ब की रोशनी की जगह दिन के उजाले या सूर्य के प्रकाश का इस्तेमाल किया जाता है? हाँ किया जाता है। यानी दिन में हम जो है ट्यूबलाइट नहीं जलाते हैं, है ना, या बल्ब नहीं जलाते हैं। क्या आपके घर में गैस बर्नर पर बर्तन के ऊपर ढक्कन डालकर यानी ढक के, है ना, भोजन पकाया जाता है? तो हाँ बिल्कुल, भोजन जो है ढक करके बनाया जाता है।
आपके घर सौर पैनल या सौर कुकर का उपयोग किया जाता है? जी नहीं, अभी हमारे यहाँ सौर पैनल लगा ही नहीं है ना। आप भोजन को पकाने से पूर्व आवश्यक सभी सामग्रियों को पहले से इकट्ठा कर रखते हैं? जी हाँ। क्या आप भोजन को ठंडा होने के उपरांत फ्रिज में रखते हैं? जी हाँ। क्या आप अपने फ्रिज को बहुत ज़्यादा ठंडे मोड पर सेट कर रखते हैं? नहीं, क्योंकि जितनी ज़्यादा ठंडे मोड पर रखेंगे ना उतनी बिजली ज़्यादा खपत होती है, इसलिए हमें ज़्यादा ठंडे मोड पे नहीं रखना चाहिए। क्या आपके घर पानी गर्म करने के लिए इमर्शन रॉड का इस्तेमाल होता है? जी नहीं। क्या आपके घर में भोजन पकाने हेतु विद्युत हीटर का उपयोग किया जाता है? जी नहीं, है ना, हम गैस का उपयोग करते हैं। क्या आप हर वर्ष अपने जन्मदिन एक पेड़ लगाते हैं? जी हाँ, लगाते हैं। क्या आप अपने मित्रों को पेड़ लगाने हेतु प्रेरित करते हैं? जी हाँ, है ना। तो आपको भी करना है, अपने जन्मदिन पर एक पेड़ अवश्य लगाएं और अपने मित्र को भी बोलें कि भैया आप भी एक पेड़ लगाओ। और पेड़ लगा करके इतिश्री न कर लें, उसे बड़ा भी करें, उसकी सुरक्षा करें। जब 6 फीट का हो जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो ऑटोमेटिक जो है सर्वाइव हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब कर लेते हैं हम स्व आकलन। इसके अंतर्गत आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल को लंबी एवं पतली रेखा द्वारा एवं ऋणात्मक टर्मिनल को मोटी एवं छोटी रेखा द्वारा निरूपित करते हैं। हमें ISI चिन्हित विद्युत उपकरणों का ही उपयोग करना चाहिए। 2 या अधिक विद्युत सेलों के संयोजन को हम विद्युत बैटरी कहते हैं। लकड़ी, रबड़ एवं प्लास्टिक ये विद्युत के कुचालक हैं। विद्युत परिपथ में स्विच ऑन की अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है ना। चलिए अब सही और गलत लिखिए। विद्युत धारा का प्रभाव धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होता है। सही है। स्विच ऑन की स्थिति में अधिक समय तक सेलों को रखने पर सेल अतिशीघ्र दुर्बल हो सकते हैं। सही। यदि किसी बल्ब का तंतु टूट जाए तो वह भी विद्युत बल्ब दीप्त होगा। गलत। यदि तंतु टूट जाता है तो बल्ब दीप्त नहीं होगा। LED बल्ब प्रकाश के साथ ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, है ना। LED बल्ब प्रकाश के साथ ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। गलत है। जो सामान्य बल्ब होते हैं ये प्रकाशात में बहुत ज़्यादा ऊष्मा मतलब जो है उत्पन्न करते हैं, लेकिन इनमें नहीं के बराबर होती है, इसलिए गलत हो गया। ऊष्मा इतनी उत्पन्न नहीं करते हैं, है ना। LED बल्ब की बात कर रहा हूँ मैं। विद्युत फ्यूज विद्युत उपकरणों की दुर्घटना से रक्षा करते हैं। सही है। अब इसके बाद हम कर लेते हैं सही जोड़ी। देखिए विद्युत अवयव को हम क्या क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ। विद्युत घंटी का संबंध है विद्युत चुंबकीय प्रभाव से। विद्युत सुचालक होते हैं अशुद्ध जल, मानव शरीर, धातुएं और ग्रेफाइट। विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था एडिसन ने, है ना। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? एडिसन ने, अल्वा एडिसन, है ना, नामक विज्ञानी थे, उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। और विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, एक होता है धनात्मक और दूसरा होता है ऋणात्मक। अगला प्रश्न है, हमें अपने घरों में एक ही सॉकेट में एक से अधिक उपकरणों को लगातार उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि एक ही सॉकेट में एक से अधिक उपकरणों को लगातार उपयोग करने से परिपथ में अतिभारण यानी ओवरलोड, है ना, तो अतिभारण हो जाता है, जिससे लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट हो जाने के कारण आग लगने की संभावना रहती है ना। इसलिए एक पॉइंट पर यानी एक ही सॉकेट पर एक से अधिक उपकरण ज़्यादा समय तक नहीं, थोड़े समय के लिए लगा सकते हैं, 5-10 मिनट के लिए, है ना, लेकिन इससे ज़्यादा समय के लिए हम नहीं लगा सकते हैं। अब देखिए ये चित्र आपको दिया गया है 14.23, ये वाला चित्र है ना, में दर्शाए गए परिपथ में बल्ब दीप्त नहीं हो पा रहा है। देखिए ये सेल लगाया गया, आप देख रहे हैं, इससे क्या हो गया? बल्ब दीप्त नहीं हो रहा है, बल्ब जल नहीं रहा है। आप इससे कारण पता लगाइए एवं परिपथ में आवश्यक परिवर्तन कीजिए जिससे कि बल्ब दीप्त हो जाए। तो देखिए इसको ध्यान से कि ये देखो आप, ये प्लस प्लस टर्मिनल साथ में लगाए गए हैं, इसलिए बल्ब जलेगा नहीं। तो क्या करेंगे कि ये वाले स्केल को उठा करके हम उल्टा कर देते हैं, तो ये माइनस वाला यहाँ जाएगा और ये प्लस वाला जो आपका टर्मिनल है ये यहाँ चला जाएगा। तो अब जो है बल्ब जलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम सेल जोड़ते हैं ना तो प्लस माइनस जुड़ना चाहिए। ये जब प्लस माइनस जुड़ेगा ना तभी जो है विद्युत धारा का प्रभाव आगे बढ़ेगा।
ठीक है। तो ये हमने बताया है, इसी को हमने यहाँ लिख भी दिया है कि दर्शाए गए परिपथ में बल्ब दीप्त नहीं होने का कारण विद्युत सेलों के समान टर्मिनलों का संयोजन करना है। यदि एक धन टर्मिनल को ऋण टर्मिनल से जोड़ेंगे तो विद्युत परिपथ पूर्ण हो जाने से बल्ब दीप्त हो जाएगा। ठीक है ना। तो आज के जो वीडियो में हमने आपको जानकारी दी है, तो मुझे विश्वास है कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो भैया लाइक करना ना भूलिएगा, नीचे लाइक का बटन है, आप दबा दें। और चैनल पर यदि पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे हेल्पफुल वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। और एक बात हाँ, कि आपके ब्रिज कोर्स के सारे विषयों के वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं और अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, ताकि आपको सर्वाधिक अंक मिले। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही और नई जानकारी साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।